तो दोस्तों 9 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग 10वें सेट को देखेंगे, जो कि बिहार सचिवालय का मेंस परीक्षा 27 जनवरी 2013 को कंडक्ट करवाई गई थी, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों बिना विलम्ब किए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर और देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों इसमें जो है वो इसी सेट को हम लोग करने वाले हैं। बिहार एसएससी के द्वारा जो प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा है वो मेंस की परीक्षा 27 जनवरी 2013 को कंडक्ट करवाई गई थी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर और देखेंगे पहले प्रश्न को। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे ताकि प्रश्न पूर्ण रूप से दिखाई दे। फिर बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल हुआ करता था। तो दोस्तों उस राज्य का वर्तमान नाम बिहार है और बिहार में ही नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल हुआ करता था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की थी। तो दोस्तों क्रिस्टी ने पाइरोट नामक जासूसी पात्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की। तो दोस्तों जीव्स की रचना करने वाले प्रसिद्ध लेखक जो हैं वो हैं वुडहाउस। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगर कोझिकोड कहलाता था। तो दोस्तों कोझिकोड जो है वो कालीकट कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, चीन की संसद कहलाती है। तो दोस्तों चीन की संसद जो है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे या देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो दोस्तों 1961 ईस्वी में ही प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पता होगा दोस्तों कि 1961 में यूरी गागरिन जो हैं, जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ की रहने वाली थी, वो अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। अर्थात किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है निम्नलिखित में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सिंह नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों मानचित्र में समान दाब वाली रेखा जो है वो आइसोबार्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। अर्थात 21 मार्च जो है वो इक्विनोक्स कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। अर्थात निम्नलिखित में से कौन है जो राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए। तो इसका सही आंसर होगा संजय गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन से राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नारायणन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। अर्थात पुलेला गोपीचंद जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार विजेता नहीं रही है? तो दोस्तों अरुंधति राय जो हैं वो बुकर पुरस्कार की विजेता नहीं रही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे किया जा चुका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो दोस्तों पंडित नेहरू जो हैं वो 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके अनुसार पहला मास चैत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन है? तो दोस्तों राधा कृष्णन का जन्मदिन के अवसर पर ही 5 सितंबर मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो दोस्तों द लास्ट लेक्चर जो है इस पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उस समय जिस समय ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 2013 के अनुसार भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 हुआ करती थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, तालचर कोयले की खान कहाँ पर है? दोस्तों तालचर कोयले की खान जो है वो उड़ीसा में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है? तो दोस्तों बिहार जो है वो नमक का उत्पादन नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, अर्थात निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को ही विजय घाट कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
1929 ईस्वी में चुने गए थे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचिता कृपलानी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बोलती फिल्म निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? दोस्तों इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे, नीचे दिया हुआ है। दोस्तों काबुलीवाला, श्यामची आई या अनुराधा या अपूर संसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्यामची आई। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है थोड़ा इसको हम लोग और छोटा करेंगे ताकि ऑप्शन पूरा दिखाई दे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है 33 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो दोस्तों जस्ट डू इट जो है वो नाइक कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेमेटरी के लिए आई आता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, अर्थात ओमेगा 3 जो है वो निम्नलिखित में से किसका वर्ग है? तो दोस्तों ओमेगा 3 जो है वो वसीय अम्ल का वर्ग है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोजा गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। अर्थात कह रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केपलर 16b इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? तो दोस्तों 2011 में जिस नेता ने अनशन किया था उसका नाम है दोस्तों नरेंद्र मोदी, जिसे सद्भावना मिशन कहा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने
खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IMF इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री को चुना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। डेनमार्क ने ही 2011 में अपनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री को चुना था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है उसमें ई किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक्वेटेड के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों तो झांसी की रानी के तौर पर लक्ष्मीबाई को जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो सील कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है किसे द लास्ट सपर को चित्रित किया? किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरोध में कांग्रेसियों के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, अर्थात निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो बिहार राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2004, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2004 में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो दोस्तों संथाल नाम की जो जनजाति है वो असम में नहीं रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में विशालतम समुद्र तट जो है वो तमिलनाडु के तट पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 नंबर प्रश्न को। कह रहा है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो दोस्तों झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन विशाखापत्तनम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो दोस्तों दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक जो है वो 2 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो
केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है रबी की फसल की कटाई का मौसम निम्नलिखित में से कौन होता है? अर्थात किस मौसम में हम लोग रबी फसल की कटाई को करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मार्च का महीना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है 58 नंबर, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वो है टिस्को इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 60 नंबर प्रश्न को। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है उसको हम लोग कहते हैं एलुवियल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एलुवियल। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब साइंस पोर्शन को। दोस्तों हम लोग इसमें मैथ और रीजनिंग को कवर नहीं करेंगे, इसमें केवल हम लोग जीके और जीएस को कवर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों क्यूरी का जो है वो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात पोटेशियम धातु के यौगिक जो हैं वो कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात कार्बन का परमाणु भार जो है वो मानक के रूप में लिया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 64 नंबर प्रश्न को। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है पीच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो दोस्तों पीच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 66 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम लोग और छोटा करेंगे ताकि ऑप्शन दिखाई दे। प्रश्न कह रहा है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। कह रहा है एल्यूमिनियम, टीन, तांबा और लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबा इसका सही आंसर होगा। तांबा ही है इसका सही आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है वो यूरिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। अर्थात बुर्ज अभिक्रिया से किसको प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एल्कीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों सिरके का जो पीएच मान है वो
3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 70 नंबर प्रश्न को। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 71 नंबर प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारितंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 73 नंबर प्रश्न को। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशरूम क्या है। तो दोस्तों मशरूम जो है वो एक कवक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो दोस्तों प्रकंद का उदाहरण है अदरक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नीली व्हेल। अर्थात नीली व्हेल जो है वो सबसे जोर से बोल सकने वाली जंतु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का सामान्य उत्पाद जो है वो जल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है 77 नंबर यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अंग पीत का श्रवण करता है। तो दोस्तों पीत का श्रवण करने वाला जो अंग है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीकाकरण। टीकाकरण की जो तकनीक है वो तभी संभव हुई जब रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न का कारण विषाणु है। अर्थात निम्नलिखित में से किसका कारण विषाणु है। तो दोस्तों रेबीज जो है वो विषाणु का कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों गति का अध्ययन जो है वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है वो आइंस्टीन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों उस यंत्र को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात पायरोमीटर जो है वो अत्यधिक तापक्रम का माप करता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 84 नंबर प्रश्न को। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉक्स किसकी इकाई है। तो दोस्तों लॉक्स जो है वो प्रति दीप्त की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रदीप्त की इकाई है लक्स। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 85 नंबर प्रश्न को। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। अर्थात
एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट्स, अर्थात 746 वाट्स जो है उसको एक अश्व शक्ति के बराबर मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हों तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के समान आकार का होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, अर्थात दूसरा नियम ही कहता है ऊष्मागतिकी का कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, अर्थात एक वायुयान की जो ध्वनि है वो किसके बराबर होती है। तो दोस्तों वो जो है वो 100 डेसिबल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 90 नंबर प्रश्न को। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो दोस्तों एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग 10 नंबर सेट को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस की परीक्षा जो कंडक्ट करवाई गई थी 27 जनवरी 2013 को, उसको हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सेट की ओर 11 नंबर सेट में। तो दोस्तों हम लोग 10 सेट कवर कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं 11वें सेट की ओर, जो कि बीएसएससी के द्वारा व्यवसाय अनुदेशक की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, जो कि 28/7/2013 को आयोजित करवाई गई थी। तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों इस सेट में हम लोग ये जो है बीएसएससी के द्वारा व्यवसाय अनुदेशक ITI जो है वो परीक्षा 28/7/2013 को कंडक्ट करवाई गई थी, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न को। दोस्तों ये पहला प्रश्न जो कि ट्रेड से संबंधित है और ट्रेड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से है। फिर देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संधारित्रों का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संधारित्रों का जो नाम है वो इनमें प्रयुक्त पैरावैद्युत पदार्थ के अनुसार ही दिया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कुंडली में एक क्यू की इकाई होती है, अर्थात एक कुंडली में
क्यू की इकाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो बेरियोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को किस प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट EMF उसके अंकित मान का केवल 50% ही बचे रहे, अर्थात 50% ही बचा रहता है, तब EMF अंकित मान केवल 50% रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की Sg को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसका नाम है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया है वो साइकिलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को। एक अच्छे टांके का जोड़ होगा, अर्थात एक अच्छे टांके का जो जोड़ है वो चिकना, साफ और चमकीला होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर होती है? तो दोस्तों संधारित्र की जो धारिता है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर होती है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्र पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल धारिता के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है? तो दोस्तों रिबन माइक्रोफोन जो है, रिबन माइक्रोफोन को ही वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तरंग की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो उसकी आवृत्ति पर और तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों पर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है, अर्थात ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को पिच के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है एक डायोड के कार्य की तुलना किससे की जा सकती है? तो दोस्तों एक डायोड के कार्य की तुलना जो है वो स्विच से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों धातु की चादरों को काटने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है?
वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो नीचे है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर लाएंगे और देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्नीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए, अर्थात सभी हाथ के उपकरणों को किससे बचाव किया जाना चाहिए। तो वो जंग लगने से उसका बचाव किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धारदार औजार को किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों धारदार औजार को अलग से लकड़ी के बॉक्सों में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक तत्व का परमाणु भार जो है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। अर्थात ये सब ऑप्शन सही है दोस्तों, उपयोग में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निषेध के संकेत डैश के आकार में बनाया जाते हैं, अर्थात निषेध का जो संकेत है उसको वृत्त के आकार में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण जो है वो कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग और ढीला संयोजन, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन आग की प्रक्रिया की सैंड क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात रोकना या बुझाना। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, चेतावनी संकेत का आकार क्या होता है। तो दोस्तों चेतावनी संकेत का आकार जो है वो त्रिभुजाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है, कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को कैसे बनाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तांबा से बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर डैश तक स्थानांतरित होती है, अर्थात बल की चुंबकीय रेखाएं जो हैं वो एक चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को किस क्षेत्र से जाना जाता है, अर्थात किस नाम से जाना जाता है। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है दोस्तों। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो है वो 1 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्लच जो है उसके एक पिस्टन को किसका होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न
टेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AC का औसतन मान कितना होता है। तो दोस्तों AC का औसतन मान 0.637 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग और छोटा करें ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे दे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम रेंज में एक अल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है तो वो संधारित्र है, इसका संधारित्र अच्छा हो जाता है, अच्छा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक श्रेणी RL परिपथ में विभव धारा से आगे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों एक श्रेणी RC परिपथ में धारा विभव से आगे होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों एक लहर जाल वेब ट्रैप क्या है दोस्तों। तो एक लहर जाल जो है वो बैंड स्टॉप फिल्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समस्वरित परिपथ अर्थात ट्यून सर्किट में क्या होता है। तो उसमें जो है एक प्रेरक और एक संधारित्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक केबल की धारा वाहन क्षमता निर्भर करती है, अर्थात एक केबल की धारा वाहन क्षमता किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, अर्थात प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, तार के व्यास पर और इस्तेमाल होने वाली चालकों की किस्मों की संख्या पर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी पर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सोल्डरिंग कार्ड किस चीज़ का मिश्रण है दोस्तों। तो सोल्डरिंग कार्ड जो है वो लेड, टीन और फ्लक्स का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई ओम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक डैश सीमा चुनते हैं, अर्थात एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है वो मेग्गर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AC का वर्ग माध्य मूल्य RMS मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों। अर्थात AC का वर्ग माध्य मूल्य मान और औसत मान का अनुपात जो है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति कितनी है। तो दोस्तों भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो दोस्तों 43 नंबर प्रश्न कह रहा है एक प्रेरक परिपथ इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक डैश प्रकृति का होता है, अर्थात एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक किस प्रकृति का होता है। तो दोस्तों वो लैगिंग
प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेरण अर्थात इंडेक्स की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इंडेक्स की इकाई जो है वो हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है एक दिष्टधारी परिपथ अर्थात रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाला प्रेरक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कई हेनरी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएमएमसी या डी और सोनावल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक रेक्टिफायर की सहायता से एक डीसी और एसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है 47 नंबर एएमआई मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है। तो दोस्तों एएमआई मीटर का इस्तेमाल जो है वो डीसी और एसी को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण को थर्मोकोल मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक पीएमएमसी प्रकार का मीटर क्या कहलाता है। तो दोस्तों पीएमएमसी प्रकार का मीटर जो है वो मल्टी रेंज अमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सार्वजनिक घोषणा के। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सीआरओ का ट्रिगर कंट्रोल डैश को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों एक सीआरओ के ट्रिगर कंट्रोल को सिग्नल प्रदर्शन करने की क्षैतिज रोलिंग नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों DIAC मूल रूप से डैश हैं अर्थात DIAC मूल रूप से किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस फोटो रेसिस्टर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों फोटो रेसिस्टर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ कैडमियम सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डार्लीगटन फोटो सेंसर में होता है अर्थात एक डार्लीगटन फोटो सेंसर में 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 55 नंबर प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रण ब्लॉक में प्रयुक्त ओसिलेटर डैश की आवृत्ति उत्पन्न करता है अर्थात एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रण ब्लॉक में प्रयुक्त ओसिलेटर जो है वो 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 56 नंबर प्रश्न को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश के कारण एक समानांतर फेड हार्टली ओसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है अर्थात
उच्च आवृत्ति स्थिरता के कारण एक समांतर फेट हार्टली ओसिलेटर के बदले एक सीरीज फेट सर्किट को पसंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 57 नंबर प्रश्न को। कह रहा है क्रिस्टल ओसिलेटरों की डैश के कारण ट्रांसमीटरों में उनका उपयोग किया जाता है। अर्थात क्रिस्टल ओसिलेटरों की आवृत्ति स्थिरता गुण के कारण ट्रांसमीटरों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। तो दोस्तों एक आरसी फेज शिफ्ट में ओसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति जो है वो आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दोस्तों, एक CRO में प्रयुक्त स्वीप ओसिलेटर की आवृत्ति सीमा डैश पर रखी जाती है। अर्थात एक CRO में प्रयुक्त स्वीप ओसिलेटर की आवृत्ति सीमा 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। CRO में प्रयुक्त CRT के लिए डैश की सीमा के एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अर्थात CRO में प्रयुक्त CRT के लिए 8 kb से 10 kb की सीमा के एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 61 नंबर कह रहा है, एक धारावाहक सोलेनोइड की ध्रुवीयता डैश का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकती है। अर्थात एक धारावाहक सोलेनोइड की ध्रुवता जो है वो हेलिक्स रूल का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता H बढ़ाई जाती है तो फ्लक्स घनत्व B जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 63 नंबर प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को डैश कहा जाता है। अर्थात किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को कोअर्सिव बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत निम्नलिखित में से क्या होती है? तो दोस्तों एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक गैंग संधारित्र का इंसुलिन प्रतिरोध डैश होता है। तो दोस्तों एक गैंग संधारित्र का इंसुलिन प्रतिरोध जो है वो 100 मिलियन ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध डैश के क्रम में होता है। अर्थात एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध जो है वो 100 से 200 ओम के क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है दोस्तों, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को एक डैश कहा जाता है। अर्थात सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को एक हॉर्न
हॉर्न लाउडस्पीकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे और फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में एक डैश अर्धचालक कहलाता है और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे एक डैश कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उसको भरना है निम्नलिखित ऑप्शन से। तो दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में एक आंतरिक अर्धचालक कहलाता है और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे एक बाह्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को एक CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देगा। अर्थात अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को एक CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से स्क्रीन पर पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन जो है वो अधिकतम होता है जब लीड करंट 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब अलग अलग क्षमताओं वाले 2 संधारित्रों को किसी श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकत्रित चार्ज डैश होता है। अर्थात जब अलग अलग क्षमताओं वाले 2 संधारित्रों को किसी श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकत्रित चार्ज बड़े संधारित्र के चार्ज के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में क्या होता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों। अर्थात एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में विकर्षण रिपल्सन लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का कार्यकारी सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है। अर्थात एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का कार्यकारी सिद्धांत एक ही ध्रुवीयता से आवेशित 2 पिंड एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है दोस्तों, मेगा अमीटर अर्थात मेगर का मुख्य उपयोग क्या है। तो दोस्तों मेगा अमीटर का मुख्य उपयोग जो है वो दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 76 नंबर प्रश्न को। एक कार्ट्रिज पिक अप में एक डैश क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। अर्थात एक कार्ट्रिज पिकअप में एक सिरेमिक क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है वो
टेप रिकॉर्डर कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है वो क्या है? दोस्तों तो वो फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बी और डब्ल्यू टीवी रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज कितना है? तो दोस्तों वो 18 kV है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों उसका अनुपात 4:03 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 81 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के SCR के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध कितना होना चाहिए? दोस्तों तो वो मापा गया प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 82 नंबर प्रश्न को। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ऐसी मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखने के लिए थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायक और ट्रायक। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 83 नंबर प्रश्न को। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, परंपरागत चोक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चोक जो है वो शक्ति गुणांक अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 84 नंबर प्रश्न को। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी IC में NOT अर्थात नोट गेट होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7404। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है? तो दोस्तों एंड गेट जो है वो सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंड गेट। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिटेक्टर पद अर्थात डिटेक्टर स्टेज का इनपुट क्या होता है? तो दोस्तों डिटेक्टर स्टेज का इनपुट जो है वो IF होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरल आवृत्ति लोलक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सरल आवृत्ति दोलक का मतलब होता है एक आवृत्ति गुणक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों HF परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 89 नंबर प्रश्न को। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किसके आकार की होती है? तो दोस्तों एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता जो है वो आठा का आंकड़ा के आकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 90 नंबर प्रश्न को। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो दोस्तों दूरबीन एंटीना का प्रयोग होता है मोबाइल संग्राही, मोबाइल प्रेषित्र और वॉकी टॉकी अर्थात इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज रेखा आवृत्ति कितनी रखी जाती है? तो दोस्तों रंगीन टीवी और मोनोक्रोम की क्षैतिज आवृत्ति जो है वो 15,625 हर्ज रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 92 नंबर प्रश्न को। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन को लिए थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों कह रहा है किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैटर्न जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 93 नंबर प्रश्न को। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक संग्राही के IF और RF संरेखण के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैटर्न जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक AF दोलक का इस्तेमाल श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 95 नंबर प्रश्न को। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है VCP अर्थात VCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉज, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 96 नंबर प्रश्न को। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है VCP या VCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग कितनी रखी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 97 नंबर प्रश्न को। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो VCR कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है। तो दोस्तों रडार प्रणाली जो है वो UHF और माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MTI अर्थात मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार किस पर आधारित है। तो दोस्तों MTI रडार जो है वो डोपलर प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 100 और इस सेट का आखिरी प्रश्न कह रहा है CCTV प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है अर्थात CCTV प्रणाली का उपयोग महाविद्यालयों में, विभागीय भंडार और बैंक में और बड़े धार्मिक स्थानों और मेलों में किया जा रहा है अर्थात उपयुक्त में से सभी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग इस सेट को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 11 सेट को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें सेट की ओर। BSSC के द्वारा जो 33 एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उसका 33 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट का हम लोग 12वें क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग 11 सेट कवर कर लेने के बाद अब बढ़ेंगे 12वें सेट की ओर, जो कि BSSC के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी अमीन की परीक्षा 23/11/2013 को। तो हम लोग देखेंगे 12वें सेट को जो कि अमीन की परीक्षा से संबंधित है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण GK GS हैं जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है CGL लेवल 3 का उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर सेट को। ये आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। तो आज हम लोग ये 12 नंबर सेट को कवर करने वाले हैं जो कि BSSC के द्वारा अमीन अर्थात अमानत की परीक्षा जो करवाई गई थी 23/11/2013 को, उसका आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। फिर बढ़ेंगे आगे और देखेंगे
पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है। दोस्तों, बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अर्थात बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है। तो दोस्तों, बिहार के पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, सारण जिला का मुख्यालय छपरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था। तो दोस्तों, ब्रिटिश राज में बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। बिहार राज्य की राजभाषा क्या है। तो दोस्तों, बिहार की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था। तो दोस्तों, 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होने वाला राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के वैसे राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, वर्ष 2006 में बिहार में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया। तो दोस्तों, 2006 में बिहार में एनडीए गठबंधन सत्ता में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता था। अर्थात प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में विजयनगर जो है वो शिक्षा का केंद्र नहीं हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया। तो दोस्तों, बिहार जो है वो विहार शब्द से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, शेरशाह सूरी किस स्थान से था। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी जो था वो सासाराम से था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में 1857 के क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी सिपाही विद्रोह की, उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, वंदे मातरम गान किसने रचा था। तो दोस्तों, वंदे मातरम गान जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचना की गई थी। इसकी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था। तो दोस्तों, चाणक्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी फसल रबी की नहीं है। अर्थात इनमें से रबी की फसल कौन नहीं है। तो दोस्तों, मकई जो है वो रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे, इसका पूरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ए में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर के.एम. मुंशी, सी में सी राजगोपालाचारी और डी में एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो दोस्तों भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य जो सम्मान है वो सर्वोच्च प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यूटीआई बैंक जो है वो एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हांगकांग में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली दीपिका पल्लिकल एक कौन सी खिलाड़ी है। तो दोस्तों वो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर रेसिंग में फार्मूला 1 विश्व चैंपियन के मौजूदा चैंपियन कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन बेटेल। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2012-13 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2012-13 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रंजन सोढ़ी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रांची। अर्थात भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए रांची है वो प्रस्तावित स्थान था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर किस सभा के सदस्य हैं। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई। दोस्तों
सचिन तेंदुलकर की जो अंतिम टेस्ट मैच की श्रृंखला थी वो कोलकाता से प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आजीविका है, अर्थात आजीविका जो है वो एक ग्रामीण रोजगार योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? दोस्तों ये उस समय की बात है जिस समय ये एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। वर्ष 2013 के आंकड़े के अनुसार, तो दोस्तों वर्ष 2013 के आंकड़े के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हामिद अंसारी। उस समय हामिद अंसारी ही भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न था राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर 2013 से भारत के अगले वायु सेनाध्यक्ष कौन होंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए राहा। ए राहा जो है वो 31 दिसंबर 2013 से भारत के अगले वायु सेनाध्यक्ष हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है? तो दोस्तों भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह GSAT-7 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फेलिन जिसके कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान अक्टूबर 2013 में हुआ था वह क्या है? तो दोस्तों वह एक भूकंप था, अर्थात फेलिन जो है वो एक भूकंप था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो दोस्तों गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद जो है वो बिहार राज्य में मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान बजट, अर्थात जिस समय एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी उस समय का डाटा पूछ रहा है दोस्तों, 2013 से संबंधित है। तो कह रहा है वर्तमान बजट किस ग्रामीण योजना को शामिल नहीं करता है? तो दोस्तों एकीकृत टेक्सटाइल पार्क को उस समय का बजट जो है वो ग्रामीण योजना में शामिल नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं वो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बांध का स्वर्ण जयंती वर्ष 2013 में है? तो दोस्तों 2013 में भाखड़ा बांध का जो है वो स्वर्ण जयंती हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा डैश में पुनर्गठित किया जा रहा है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसको तेलंगाना और सीमांध्र में पुनर्गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के उस समय तात्कालिक गवर्नर जनरल जो थे वो डॉक्टर रघुराम राजन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
दोस्तों 47 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कब है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है वो 12 जनवरी को है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 48 नंबर कह रहा है भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगति। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा करीना कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है केपलर 78b जिसकी खोज हाल ही में हुई वो क्या है? तो दोस्तों वो एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से जो है अब वो अमानत का जो सर्वे है वो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो बिहार एसएससी जो तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, तो हम लोग इस सब क्वेश्चन को नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उन्हीं क्वेश्चन को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे स्थगित करते हैं और फिर बढ़ेंगे अगले सेट की ओर।